नमस्कार, लाइव टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां मैं हूं अनुराग सक्सेना। आज जो मुद्दा है हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं कोरोना महामारी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बड़ा फर्जीवाड़ा, चाय से सस्ती वैक्सीन। जी हाँ, टाइटल सुन के आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये किस तरीके का फर्जीवाड़ा, जहां चाय से सस्ती वैक्सीन है। जी हाँ, आपको बता दूं कि अभी तक आपने फर्जीवाड़ों की अगर बात करें तो वैक्सीन को लेकर जो फर्जीवाड़े सुने वो ये सुने होंगे कि नकली वैक्सीन लगा दी गई, या फिर फर्जीवाड़ा ये सुना होगा कि लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कह के सिर्फ इंजेक्शन लगा दिए गए, खाली इंजेक्शन, या फिर बात सुनने में ये आई होगी कि वैक्सीन चोरी हो गई। लेकिन एक नया मामला सामने आया है कानपुर देहात के राजीपुर खंड विकास के रमई गांव का, जहां पर वैक्सीन लगाने गए स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन्होंने वहां पर वैक्सीन लगाने के एवज में ग्रामीणों से 10-10 रुपए ठगे, यानी 10-10 रुपए की अवैध वसूली की। वो बात अलग है कि ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। विरोध के बाद जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने पैसों की वापसी करा दी और ये वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है कि आखिरकार ये किस तरीके का फर्जीवाड़ा है, किसने उन्हें अधिकार दिया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता यासीन अली लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यासीन, अभी तक के फर्जीवाड़ों की हमने बात की। फर्जीवाड़े अलग अलग तरीके के वैक्सीन को लेकर हुए, बड़े बड़े शहरों में हुए, मुंबई जैसे शहरों में भी हुए, लेकिन कानपुर देहात में ये अवैध वसूली वैक्सीन के नाम पर 10-10 रुपए की, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, उसकी मंशा के ऊपर, उसके कर्मचारियों के ऊपर। क्या कहेंगे? कि बेशक तौर पर जिस तरीके से अभी तक कई प्रदेशों में, कई जिलों में ये घटनाएं सामने आई थी, लेकिन कानपुर देहात अभी इससे अछूता था। लेकिन कानपुर देहात में भी इसकी बयार आ गई है। कानपुर देहात में महज जो है 10 रुपए के उसमें जो है लोगों से वसूली की गई, जमकर वसूली की गई। लेकिन ग्रामीण जागरूक थे, क्योंकि लोग जो है मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से निःशुल्क वैक्सीनेशन की बात जो पीएम मोदी से लगाकर सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उनको जान रहे थे। इस बात की जागरूकता के चलते ये उनकी वसूली नहीं चल पाई और उन्होंने जमकर विरोध किया, जिसके बाद ग्राम प्रधान भी खासे नाराज हुए और जब जाकर के वो 10-10 रुपए जो है ग्रामीणों को वापस किए जाते। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है यासीन, उसमें हमने भी सुना है कि जो वहां पर स्वास्थ्य कर्मी गई हैं वो अपने ड्राइवर के साथ वहां पर गई थी और ड्राइवर नाम नोट करते वक्त 10-10 रुपए की वसूली कर रहा था, जिस पर जब प्रधान वहां पर पहुंचे हैं, उस वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, साफ दिखाई भी दे रहा है कि जब उन्होंने वहां पे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर यह वसूली की गई है और न जाने कितने गाँवों में। ये तो एक देखा जाए रमई गांव की बात की जा रही है, यहाँ के लोग जागरूक थे, यहाँ के प्रधान जागरूक थे, लेकिन इस तरीके से कितनी जगहों पर इन्होंने फर्जीवाड़ा पहले भी किया होगा, ये भी एक सवाल उठाता है। जी, बेशक तौर पर जिस तरीके से राजपुर विकास खंड के रमऊ गांव में ये मामला सामने आया है, उसके बाद जो है ये इस स्वास्थ्य केंद्र पर काफी सवाल या निशान लग रहे हैं कि जिस तरीके से वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर 10-10 रुपए की मांग ग्रामीणों से कर रहे हैं, जो साफ तौर पर दिखाता है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं पूरी वैक्सीनेशन जो व्यवस्था है पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार के जो है पैसे की मांग या पैसे की डिमांड या किसी तरीके से अन्य पैसे की मांग को लेकर के इसमें किसी प्रकार की जगह नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इस स्वास्थ्य टीम ने जमकर जो है ग्रामीणों से वसूली की है, जो काफी एक सवालिया निशान खड़ा करता है और स्वास्थ्य विभाग को इस ओर सचेत करने की बात करता है कि ऐसे स्वास्थ्य टीम पर जो है निगरानी रखी जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। एक तरफ वैक्सीन की बर्बादी की बात भी सामने आती है कि एक बार वाइल खुल जाने के बाद कहीं ना कहीं वैक्सीन बर्बाद हो जाती है। दूसरी तरफ इस तरीके की अवैध वसूली, यानी कि दोनों तरफ से सरकार को नीचा दिखाने, सरकार को झटका लगाने की एक कोशिश की जाती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से या प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई अभी तक? जी, बेशक तौर पर जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, खुद ग्राम प्रधान द्वारा इस वीडियो को वायरल किया गया है
उस वीडियो वायरल में जमकर जो पैसे लेने वाली बात थी उसकी पुष्टि भी हुई, क्योंकि वो पैसा वापस भी कर रहा है। उसके बाद जो है प्रशासन इस मामले में गंभीर दिखा, जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अगर टीमों की अगर बात की जाए तो टीमों ने तो पहले इस बात से इनकार किया कि उनके निगाह में ऐसा कोई वीडियो आया है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा इस मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मी के इसमें पूरे मामले में संलिप्तता पाई जा रही है, ऐसे बहुत सारे ऐसी जगहें भी हैं, ऐसे इंटीरियर गांव भी हैं जहां पर आशा बहुएं काम करती हैं, जहां पर एएनएम काम करते हैं और कई लोग संविदा पर भी काम करते हैं। तो संविदा कर्मचारी जिस तरीके से काम करते हैं, जो आशा बहुएं काम करती हैं, क्या उनकी कार्य प्रणाली पर अब सवालिया निशान नहीं लगता, या अब स्वास्थ्य विभाग जो है उसको देखना होगा इस ओर कि कहाँ पर लूप होल है, कहाँ पे किस तरीके से हमें काम करना है ताकि लोगों से इस तरह की अवैध वसूली ना हो? जी, जैसे तौर पर जिस तरीके से स्वास्थ्य टीम ने सारी स्वास्थ्य टीमों पर सवालिया निशान लगा दिया है, तो स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी जो वैसी चीज की वजह से पूरी स्वास्थ्य विभाग जो है की छवि जो है धूमिल हो। जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, जिले के आला अधिकारियों को ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ग्रामीणों से इस जो वैक्सीनेशन के नाम पर वसूली न हो पाए, और इस बात पर जो है गहन चिंतन भी करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ये मसला है, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ वैक्सीनेशन को लेके, ये कोरोना वैक्सीन को लेके, लेकिन अब सवालिया निशान ये भी उठता है कि क्या सिर्फ कोरोना वैक्सीन को लेकर के ये अवैध वसूली की जा रही है स्वास्थ्य केंद्रों पर या हर जगह? क्योंकि अगर हम बात करें छोटे छोटे बच्चों की, तो उनको भी जो टीकाकरण होता है उसका टीकाकरण भी स्वास्थ्य केंद्रों में ही होता है, ऐसी जगहों पर होता है, शहर के अंदर भी, गांवों के अंदर भी हो सकता है और होता भी है। क्योंकि मेरे संज्ञान में भी एक ऐसा मामला है जहां पर वसूली 10-10 रुपए की जाती है। अगर कोई सवाल पूछ लेता है तो साफ कहा जाता है कि आपको देना हो तो दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। क्या ये सरकार की जो देखा जाए जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र की तरफ से, सरकार की तरफ से जो जनता को सुविधाएं दी जाती हैं, इस तरीके का जो 10-10 रुपए इकट्ठा करना, अगर मान लीजिए दिन में आपने 10 लोगों को अगर आपने टीका लगाया या वैक्सीन लगाया तो 100 रुपए एक दिन का, यानी कि देखा जाए तो 3,000 रुपए महीना एक स्वास्थ्यकर्मी लोगों से वसूली कर रहा है। ये अपने आप में भ्रष्टाचार नहीं लग रहा आपको? जैसे तौर पर जिस तरीके से खुलेआम जो है इस टीम द्वारा वसूली का मामला जो सामने आया है, के बाद कई जो योजनाएं स्वास्थ्य विभाग की चल रही हैं उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस स्वास्थ्य टीम द्वारा जो अन्य जगह टीकाकरण कर रहे हैं उनसे वसूली तो नहीं की जा रही। अगर इसकी धरातल पर अगर बात की जाए, 10-10 रुपए से ही अगर आंकड़े को अंदाजा लगाया जाए, तो अगर इस तरीके से अगर घटनाएं हो रही हैं तो काफी लंबा जो है ये लोग बैंक बैलेंस करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, काफी पैसा जो है वसूली कर रहे हैं। तो जिस पर जो है स्वास्थ्य विभाग और जिले के आला अधिकारियों को ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ऐसा न हो कि इनकी वजह, शिकार फैली की वजह से सरकार की छवि धूमिल हो। नहीं, बिल्कुल, कहीं न कहीं अब शाख पे बट्टा तो लग ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी आपसे कहा यासीन की कई जगहों पर, सिर्फ कानपुर देहात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कानपुर के शहरों की बात भी कर रहा हूँ, ग्रामीण अंचलों की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर की भी बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपको बता दूँ, संज्ञान में जो मेरे संज्ञान में मामला है, कानपुर शहर के नवाबगंज में जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जब टीकाकरण के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे 10-10 रुपए की वसूली की जाती है। और ये सब एक मिली भगत वहाँ के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो आशा बहुएं हैं, वो सब मिलकर आपस में करते हैं। और लोग भी ये सोचते हैं कि चलो यार, अब आप पीछा छोड़ो, हमें बच्चे का टीकाकरण कराना है या फिर हमें वैक्सीनेशन हमें हो जाए, वो सबसे ज़रूरी है। लेकिन ये सवालिया निशान ज़रूर उठाता है कि जिस चीज़ों पर, जिन योजनाओं पर सरकार हमारा ही पैसा, हमारा ही टैक्स जो हम पे करते हैं उसी को घुमाकर उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती है हमारी सुविधा के लिए, वहीं पर गरीबों से 10-10 रुपए की वसूली की जाती है। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी हैं, जो देखा जाए मुख्य विकास अधिकारी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं उठती कि कभी कभी इन लोगों की तरफ भी नज़र देखनी चाहिए, या फिर कोई ना कोई ऐसा कोई ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन वजह की जैसा चलाना चाहिए, या औचक निरीक्षण करना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके? जी यासीन।
जी यासीन। तो आपको बता दें कि आज कानपुर देहात के राजेपुर विकासखंड के रमाऊ गांव में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। वहां पर स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे थे। एक महिला स्वास्थ्यकर्मी वहां पर पहुंची थी जो लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कह रही थी और कोरोना वैक्सीन लगाने के नाम पर 10-10 रुपए की अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। जहां पर ग्राम प्रधान ने संज्ञान में मामला आने के बाद वहां पर जाके जांच पड़ताल करी। मैं उस महिला कर्मी स्वास्थ्य कर्मी को वहां फटकार लगाई। उसके बाद 10-10 रुपए वापस करते हुए आप खुद वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जो महिला स्वास्थ्य कर्मी है उनका जो ड्राइवर है वो लोगों से वसूली कर रहा था वैक्सीन लगाने के नाम पे और वो पैसे लोगों को वापस कर रहा है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है क्योंकि सिर्फ ये एक महज वानगी भर है, एक उदाहरण भर है कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर शाख में बट्टा लगाया जा रहा है। और इसी तरीके से सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही नहीं, कानपुर देहात, कानपुर शहर के कई इलाके, कई जगह ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी छोटे छोटे बच्चों के टीकाकरण का भी 10-10 रुपए वसूली कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर होता रहेगा तो सरकार की मंशा, सरकार की जो योजनाएं हैं वो फेल होती रहेंगी। तो इस तरीके के जो सोशल मीडिया पे वीडियो जो वायरल हो रहा है ये साफ बताता है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बट्टा लगाने में, शाख में बट्टा लगाने पर सरकार की जो योजनाएं हैं, मंशाएं, उस पर बट्टा लगाने का काम खुद स्वास्थ्य कर्मचारी कर रहे हैं। और इस तरीके से स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है क्योंकि सरकार की जो मंशा उस पर तो बट्टा लग ही रहा है, सभी साथ ही साथ जो भोले भाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लाइव टाइम जारी है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। MK बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान, MK बंधानी ही। प्रिय ग्राहक, रेमंड शॉप आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आपके अपने शोरूम रेमंड गोविंद नगर, रेमंड किदवई नगर व रेमंड P रोड खास आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों ऑफर। आप अपने पुराने कपड़े लाइए और बदले में सिलाई फ्री। 50% तक की छूट रेडीमेड कपड़ों के ऊपर भी उपलब्ध है। ये एक सुनहरा अवसर है, तो फिर देर किस बात की। आइए हमारे पास आपके अपने मनचाहे असली रेमंड शोरूम P रोड गोपाल टाकीज के ठीक सामने वाली सड़क पर, किदवई नगर व गोविंद नगर में द रेमंड शॉप, P रोड गोपाल टाकीज 8318078379, गोविंद नगर 7310352835, किदवई नगर 7668684007। तहलका कोरोना काल में मुफ्त सोने के सिक्के के साथ 82% तक की सेल। शहर में पहली बार ऐसा धमाका न देखा होगा न सुना होगा। प्रत्येक 10,000 की खरीद पर सोने के सिक्के, प्रत्येक 5,000 की खरीद पर एक बेडशीट बिल्कुल फ्री, जिसकी MRP 1299। एक लहंगे के साथ एक लहंगा बिल्कुल फ्री। ये ऑफर श्रीलगन साड़ीज अपने सारे स्टॉक पर दे रही है। सिल्क की साड़ी, बंधेज साड़ी, एम्ब्रॉयडरी साड़ी, सूट, गाउन सभी पर ये स्कीम उपलब्ध है। जल्दी आइए, ऑफर केवल स्टॉक रहने तक। श्रीलगन साड़ी, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। स्पेस मून सिटी झांसी, प्राकृतिक वातावरण में वैभवपूर्ण जीवन शैली का अनुभव। 24 एकड़ की टाउनशिप, इंडिपेंडेंट विलास,
2, 3 and 4 BHK flats, 100 possession. Beautiful, lush green garden, club with swimming pool. Shopping complex, gated complex, 24/7 power and water supply, high-tech security with CCTV. Easy home loans available from SBI Bank, Axis Bank, ICICI Bank, LIC, HFL Housing Finance. Contact at 8604422708 9451199505. यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है लाइफ टाइम में, जहां हम लगातार जुड़े हैं आपसे जुड़े हुए ज़रूरी मुद्दों के साथ, जहां पर अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे विषय के ऊपर, जहां पर हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार से लबालब गांव। जी हाँ, गार्डनपुर से एक बहुत ही दुखद खबर ये आई है, दुखद घटना सामने आई है, जहां पर एक 5 वर्षीय मासूम जो अपने घर के बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते वो खुले हुए शौचालय के गड्ढे में जा गिरा। बारिश के चलते पहले से ही गांव में जगह जगह जल भराव था, जिसकी वजह से उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों पर मानिए कि एक तरह से देखा जाए तो आसमान टूट पड़ा है। एक तरफ आसमान से कहर बरस रहा है, दूसरी तरफ उस पीड़ित परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, उनका जो आंसुओं की जो बारिश हो रही है, जो सैलाब हो रहा है, वो अलग एक कहानी बयां कर रहा है। और कहानी ये है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं कितनी जुड़ी हुई हैं, कितनी अहम। हमारे गांवों ही नहीं, हमारे शहरों ही नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार जमा हुआ है। इसी पर चर्चा हम करेंगे। घाटमपुर से लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पाल से। विवेक, चर्चा में आपका स्वागत है। विवेक, हृदय विदारक घटना है। एक 5 वर्षीय मासूम की खुले हुए शौचालय के गड्ढे में डूबने से, गिरने से दर्दनाक मौत हो जाती है। परिजनों पर एक पहाड़ टूट पड़ता है दुखों का। लेकिन सवाल ये उठता है कि मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार की जो भेंट वो मासूम चढ़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है? विवेक जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पे जो गांव में एक अभियान चला था, तो ये जो मोदी जी का अभियान चला था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव जाके एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक गांव में हर घर शौचालय का एक अभियान चलाया था, जिसको लेकर के हर घर में शौचालय, बहू बेटियों की इज्जत को लेकर के एक शौचालय का निर्माण कराया गया था। ग्राम पंचायत के द्वारा, वहाँ पे ग्राम प्रधानों के द्वारा ये निर्माण कार्य करवाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो शौचालय के जो निर्माण कार्य थे वो अधूरे रह गए थे, वहीं पंचायत चुनाव आने के बाद भी इस पर कोई गौर नहीं किया गया। वहीं अगर जो बात की जाए ग्रामीणों की, तो ग्रामीण लगातार प्रधानों पे आरोप लगाए थे, वहीं पे प्रधानों से धन उगाही को लेकर के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद में सीधा साधा ये उदाहरण सामने घाटमपुर क्षेत्र के फरीदपुर गांव का था, जहां पर एक शौचालय का जो गड्ढा था, जो निर्माण कार्य था, उसको अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसके चलते आज यहाँ पे 3 दिन से लगातार भीषण बारिश की वजह से तो गड्ढों में पानी भर गया था। वहीं पे घर के बाहर एक खेलते खेलते 5 वर्षीय मासूम की डूबने से उसकी मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं अगर जो जिम्मेदार ठहराया जाए तो ये यहाँ के जो ग्राम पंचायत जो अधिकारी हैं उनसे, और कहीं ना कहीं तहसील स्तर के जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो केवल अपनी कुर्सियों पे हाजिरी तो देते हैं और गांव पे जाकर जमीनी हकीकत से विकास कार्य क्या हो रहा है, कितना निर्माण हुआ, इसकी कभी भी जायजा लेने नहीं पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो बात की जाए तो अधिकारियों के साफ तौर पर लापरवाही और ये जो बारिश की वजह से चारों तरफ जो तबाही यहाँ पे देखी गई थी, उसके साथ साथ जैसे भीषण 3 दिन की लगातार बारिश हुई थी, उसमें से अभी एक हाल ही में युवक भी नदी पे डूबा था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ के जो लोकल स्तर के, जो तहसील स्तर के जो अधिकारी, यहाँ का जो शासन प्रशासन होता है, वो पहले से किसी भी तरीके से कोई तैयारी नहीं करता है, और जब आपदाएं सामने आके खड़ी हो जाती हैं तो उससे आश्वासन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं अगर जो ये अधिकारी जो जिससे लापरवाही का साफ तौर पर देखा जाता है कि घटना घटती है, उसके बाद में एक लापरवाही का आरोप इन अधिकारियों पे लगता है,
तो ये पहले से ही उन गांवों पे जाके निरीक्षण करें, उनका जायजा लेने, तो वहाँ तक पहुंचे, जमीनी स्तर पे गांव जाके, घर घर जाके अगर ये अपनी एक समीक्षा है वहाँ पे दे जाके, तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप होते हैं, इन पे जो आरोप लगाए जाते हैं और ये जो घटनाएं होती हैं ये ना हो। जिस तरीके से अभी हाल ही में वो मासूम की डूब के मौत हुई थी, वहाँ पे परिवार पे उसी घर में उसी गड्ढे पे 1 वर्ष पूर्व उन्हीं की बच्ची, 2 वर्षीय बच्ची भी उसी गड्ढे में डूब के मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिवार के साथ में ये जो घटनाएं घट रही हैं, इसका जिम्मेदार साफ तौर पर यहाँ पे ब्लॉक स्तर के अधिकारी और जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव, इससे साफ तौर पर इनकी लापरवाही देखी जा रही थी। विवेक, जिस तरीके से आपने कहा कि ब्लॉक प्रमुख स्तर के जो अधिकारी हैं, जो ग्राम पंचायत के हैं, जो प्रधान हैं, उनकी यहाँ पर देखा जाए मिली भगत है और साठगांठ है, जिसकी वजह से विकास काम पूरे नहीं हो पाते। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप विकास कार्य पूरा नहीं करते, लेकिन काल जो है वो अपना काम ज़रूर पूरा करता है। और कहीं ना कहीं इस परिवार के साथ लगातार जो ये घटनाएं घटित हो रही, इसके जिम्मेदार सिर्फ ये लोग ही नहीं हैं, वो पूरा महकमा है, वो सारे लोग हैं जो इसमें बंदरबाट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जब बात होती है ग्राम पंचायतों की तो पैसा सैंक्शन होता है, निधि वहाँ से पास होती है, तो विकास कार्य गांवों तक क्यों नहीं कराया जाता? जब केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवा के दे रही है, पूर्ण रूप से काम पूरे करने की बात कर रही है, तो ये अधूरापन किस वजह से और किस लिए? एक जीवन होता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, और एक परिपक्व युवक या देखा जाए तो एक पूरा एक जीता जागता इंसान ही क्यों ना हो, एक बड़ी उम्र का पूरा एक कई वर्षों का एक देखा जाए तो एक संघर्ष होता है उस जीवन को जीने के लिए। क्या ऐसे में इन अधिकारियों के ऊपर, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनके ऊपर क्या देखा जाए तो ऐसे मुकदमे नहीं लगने चाहिए, जिसमें गैर इरादतन हत्या के मुकदमे नहीं लगने चाहिए क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के जो विकास कार्यों की बात की जाए तो यहाँ के जितने भी विकास कार्य अधूरे जो रहते हैं, उनसे समय से इनकी जेबें, इन अधिकारियों की, इन भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें समय से वो गरीब लोग नहीं भर पाते हैं, जो अपनी 2 वक्त की वो रोटी सुबह से शाम तक कमाने जाते हैं, मजदूरी करते हैं और शाम को अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। वो गरीब लोग इन अधिकारियों के, इन भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की जेबों को नहीं भर पाते हैं, जिसके चलते ये जो कार्य अधूरे जो ग्राम पंचायतों में छूटते हैं, जो अधूरे बचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके जेबों पे जो एक बात की जाए तो जेब भरने के वो लोग मजबूर रहते हैं, इस वजह से ये कार्य अधूरे रहते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये बात सामने आती है, जब घटनाएं सामने आती हैं, तो ये लोग साफ तौर पे उन्हीं लोगों को ही दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं कि ये जो गरीब हैं, इन्होंने इस तरीके से निर्माण कार्य करवाने से ऑब्जेक्शन किया, इस तरीके से जो निर्माण कार्य होना चाहिए, जो सरकार की गाइडलाइन है उस आधार पर इन्होंने निर्माण कार्य समय से नहीं करवाया। कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो जब इनसे कोई घटनाएं घटित होती हैं, जब कोई आरोप लगते हैं, तो ये उन्हीं गरीब लोगों को, क्योंकि इनको पता होता है कि वो गरीब लोग इनसे नहीं लड़ सकते हैं, और इन अधिकारियों के जब पूरा जाल ही जब भ्रष्ट पड़ा हुआ है, जो आला अधिकारियों से लगा करके एक ग्राम पंचायत सचिव तक जो प्रधान होता है, वो भी इन गरीबों से शौचालय के नाम पे 2-2 हजार रुपए की उगाही का जो आरोप ग्रामीण लगाते हैं, उससे जब सचिव को पैसा नहीं दिया जाता है, ग्राम प्रधान उससे अपना जो इनके गरीबों का जो हक होता है वो नहीं पहुंचा पाते हैं, जब इन लोगों की जेबें नहीं भरती है, तो उन गरीबों का ये विकास कार्य अधूरा बचता है। इसको लेकर के जब कोई घटनाएं घटित होती हैं, तो ये अधिकारी, क्योंकि सभी अधिकारी ये जो आला अधिकारी होते हैं, इनके पास समय से अगर जो जेबें भरती रहती हैं, तो ये किसी भी प्रकार का जो कार्य होता है उससे समय से कार्य को निगरानी भी करवाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इनकी जेबें नहीं भर पाती हैं, तो ये कार्य अधूरे रह जाते हैं, और जब कोई घटनाएं घटित होती है तो ये उन्हीं गरीब लोगों को ही दोषी ठहराने लगते हैं। तो हद तो तब होती है जब यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, वहां तक ये जो सचिव, अगर जो ग्राम पंचायतों के जो सचिव होते हैं, ये माल जब पहुंचा देते हैं, तो वो अधिकारी कुछ भी बोलने से, वहां तक जाने से कतराते रहते हैं। हाल ही में अभी एक सचिव पे आरोप लगाया गया था घाटमपुर ब्लॉक से कि वो विकास कार्य, ये सामुदायिक शौचालय का कार्य था, 2 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ दीवारें ही वहां पे बन के रह गई थी।
और उससे कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया था, जिससे उसका जो निर्माण कार्य का जो पैसा आया था उसको निकाल लिया गया था और वहाँ पे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया गया था और उस ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक साफ तौर पे जो उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पे यही समझ में आता है कि ये अधिकारियों की जब जेबें भर जाती हैं तो वो कुछ भी कार्रवाई करते बचते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात विवेक, यहाँ पे- सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये साफ कह चुके हैं कि जो भी जन योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे, हर हाल में पहुंचे। मान लिया कि अधिकारी जो हैं वो ब्लॉक लेवल तक के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, लेकिन जो उनके ऊपर के अधिकारी हैं क्या वो वहाँ पर समीक्षा करने के लिए नहीं आते? या दूसरी बात, वो जनप्रतिनिधि जो वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर हर बार इलेक्शन के टाइम पर वहाँ पहुँच जाते हैं, दूर से दूरस्थ क्या देखा जाए तो गांवों तक पहुँच जाते हैं, चाहे वो भले वहाँ मार्ग सुगम हो या ना हो, हर दुर्गम जगह पर पहुँच जाते हैं। क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो हर गांव में अब एक बार विधायक बनने के बाद, एक बार वहां से चुने जाने के बाद एक बार वहां जाकर भी झांक कर देखें कि विकास कार्य सच में हो भी रहा है? क्योंकि देखा जाए तो जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लिप्त नजर आते हैं। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की जो भी मंशाएं हैं, योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने की, उसकी शाख पे बट्टा लगाने, बंटाधार करने में ये भी शामिल है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो अधिकारियों की बात की जा रही थी, ये जो अधिकारी जो भ्रष्ट जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं लगातार, वो जब जो पीड़ित युवक होता है वो इन अधिकारियों की जब पैसे के लेन देन की लेकर के शिकायत करने जाता है, जो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की जो योजनाएं होती हैं उनका जब जो ग्रामीण के जो गरीब लोग हैं उनको लाभ नहीं मिलता है और उनसे लाभ के नाम पे जब कुछ उगाही की बात सामने आती है तो जब वो जनप्रतिनिधियों से जब शिकायत करते हैं गरीब, तो उन गरीबों की शिकायत के उपरांत जब यहाँ के जनप्रतिनिधि अधिकारियों से इस मामले का संज्ञान लेते हैं तो अधिकारी सीधा सा उनसे एक डेट फिक्स करके, एक समय फिक्स करके एक मिलने की बात करते हैं। भाई अगर जो कार्यवाही के ये जो जनप्रतिनिधि हैं उन अधिकारियों पे कार्रवाई को लेकर के उच्च अधिकारियों से या पार्टी बेसिस अपने किसी उच्च जो उनके जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनसे अगर जो बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार की एक जो नींव तैयार होती है, ये जो दीवार खड़ी होती है, ये ऐसे न समय से खड़ी हो सके और उन गरीबों तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचे और इस तरीके से ये जो घटनाएं आती हैं तो ये घटनाएं न हो सके। जी विवेक, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटनाएं सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठाता है देखा जाए जो अधिकारी हैं उनकी मंशा पर, क्योंकि योजनाएं तो सरकार बना देती है लेकिन इन लोगों की वजह से वो योजनाएं सार्थक नहीं हो पाती, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती और इसका ठीकरा फूटता है कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं, जो देखा जाए सरकार के जो बड़े मंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री के ऊपर। लोग यही कहते हैं कि इन्होंने योजनाएं तो बना दी लेकिन वो सार्थक नहीं हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए सिर्फ बोल वचन चल रहे हैं। लेकिन सच ये है कि योजनाएं ऊपर से बनती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन जो है, उनको धरातल पर लाने का, सही तरीके से उनको करने का जो एक जिम्मा होता है वो अधिकारियों के ऊपर होता है, ग्राम प्रधानों के ऊपर होता है, ग्राम सचिवों के ऊपर होता है, लेकिन वो शायद करना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका विवेक बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमने जानने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं कितनी गहराई तक घुस चुकी हैं, जम चुकी हैं, और ऐसा ही जो आज नज़ारा घाटमपुर में देखने को मिला जहां पर एक परिवार ने कुछ साल पहले अपनी एक मासूम बच्ची को खोया था और आज उसी परिवार ने अपने 5 साल के एक बच्चे को खोया है। उनका दर्द वो समझ सकते हैं, वो जान सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त वो अधिकारी नहीं समझ सकते। इसलिए सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनके ऊपर शिकंजा कसने की ज़रूरत है। फिलहाल आज के लाइव टाइम में इतना ही। अगले किसी और विषय के साथ चर्चा में फिर जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए जिमनी न्यूज़ का लाइव टाइम। नमस्कार।